आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र को बचाया। जी हाँ, ये कहानी है एक महाटकराव की। एक तरफ थी सरकार की ताकत, दूसरी तरफ थे नागरिकों के अधिकार, और इन सब के बीच था हमारे संविधान का वजूद। तो चलिए केशवानंद भारती केस की इस बेहद दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए, एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जो इस पूरे केस के केंद्र में था। क्या संसद, जिसे हम चुनकर भेजते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकती है? क्या वो संविधान के उस हिस्से को मिटा सकती है जो हमें आज़ादी से जीने, बोलने और बराबरी का हक देता है? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं था, ये हम सबके भविष्य का सवाल था। अब देखिए, ये जो टकराव था ना, ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव रखी जा चुकी थी। साल था 1967। केस था गोलकनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू नहीं सकती। एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। लेकिन 1971 आते आते संसद ने कुछ ऐसे कदम उठाए, ऐसे संशोधन किए जिससे वो इस रेखा को पार करना चाहती थी। और बस यहीं से देश की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी पंचायत यानी सुप्रीम कोर्ट और संसद आमने सामने आ गए। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि संसद ने आखिर किया क्या था। ये सिर्फ छोटे मोटे कानून नहीं थे, नहीं, ये एक तरह से गोलकनाथ केस के फैसले को सीधा जवाब था। संविधान की जड़ों पर एक सीधी चुनौती। पहला दाव था 24वां संशोधन। इसके जरिए संसद ने मानो ऐलान कर दिया, हाँ, हम मौलिक अधिकारों को भी बदल सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि आर्टिकल 368 को बदलकर अपनी ताकत को और पक्का कर लिया। साथ ही आर्टिकल 13 का दरवाजा भी बंद करने की कोशिश की ताकि कोई भी उनके इस कदम को अदालत में चुनौती न दे सके। इसके ठीक बाद आया 25वां संशोधन। अब ये और भी दिलचस्प था। इसका कहना था कि अगर सरकार समाज की भलाई के लिए, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को इस बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो हमारे मौलिक अधिकारों जैसे कि राइट टू इक्वालिटी या राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है। यानी सामाजिक भलाई के नाम पर मौलिक अधिकार भी पीछे रह सकते थे। और यहीं पर एक बहुत ही चालाकी से खेला गया खेल था, शब्दों का खेल। 25वें संशोधन ने एक शब्द बदल दिया। पहले अगर सरकार किसी की जमीन लेती थी तो उसे मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन देना पड़ता था। मुआवजे का मतलब होता है एक वाजिब दाम जिस पर कोर्ट भी नजर रख सकती थी। लेकिन इस संशोधन ने मुआवजा शब्द को हटाकर रकम यानी अमाउंट कर दिया। अब रकम तो कुछ भी हो सकती है जो सरकार तय करे, और सबसे बड़ी बात, इस पर अदालत सवाल भी नहीं कर सकती थी। देखा कैसे एक शब्द ने पूरी ताकत सरकार के हाथ में दे दी। और फिर आया 29वां संशोधन। ये तो संसद की नई मिली ताकत का एक सीधा सीधा इस्तेमाल था। केरला के 2 जमीन सुधार कानूनों को उठाकर सीधा 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब ये 9वीं अनुसूची एक तरह की तिजोरी है। जो कानून इसमें चला गया उस पर अदालतें भी हाथ नहीं डाल सकती, भले ही वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ क्यों ना हो। और यहीं से इस केस के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती सीधे तौर पर प्रभावित हुए, क्योंकि उनके मठ की जमीन पर भी इसका असर पड़ा था। तो बस इन सारे संशोधनों ने मिलकर एक ऐसे महामुकाबले की स्टेज तैयार कर दी जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच बैठी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच। 68 दिनों तक, जी हां, 68 दिनों तक दलीलें चलीं। ये महज एक केस की सुनवाई नहीं थी, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली बहस थी। तो आखिर ये बहस थी किस बारे में? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। एक तरफ थी सरकार की दलील। उनका कहना था कि संसद को लोगों ने चुना है, इसलिए लोगों की भलाई के लिए संविधान को बदलने की उसकी ताकत पर कोई लगाम नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ थे याचिकाकर्ता। उनका कहना था, नहीं, संविधान सबसे ऊपर है। इसकी कुछ बुनियादें हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, जिन्हें कोई भी, यहां तक कि संसद भी कभी नहीं मिटा सकती। और इसी बहस के बीच फैसले से निकली ये एक बात जो आज भी उतनी ही सच्ची है। मानवीय स्वतंत्रता धीरे धीरे और अगोचर रूप से खो जाती है। स्वतंत्रता और शक्ति के बीच संघर्ष शाश्वत है। सतर्कता वह कीमत है जो हमें अपने संविधान में निहित डेमोक्रेटिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुकानी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज़ादी कभी एक झटके में नहीं जाती, वो धीरे धीरे कम होती है, और उसे बचाने के लिए हमें हमेशा जागते रहना होगा। तो 68 दिनों की इस लंबी और थका देने वाली बहस के बाद आखिरकार फैसले का दिन आया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता निकाला वह सचमुच ऐतिहासिक था। एक ऐसा समाधान जिसने संसद की ताकत और संविधान की आत्मा दोनों को बचा लिया।
कोर्ट ने एक नया सिद्धांत पेश किया जिसे हम आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत कहता क्या है? बहुत सिंपल है कि हाँ, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान की नींव, उसकी बुनियाद, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। कितना शानदार तरीका था संतुलन बनाने का। अब सवाल उठता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? देखिए, कोर्ट ने इसकी कोई फिक्स लिस्ट नहीं दी, पर कुछ मिसालें दी, जैसे संविधान सबसे ऊपर है, देश का डेमोक्रेटिक ढांचा, शक्तियों का बंटवारा वगैरह वगैरह। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा संविधान एक घर है, संसद को हक है कि वो इस घर में मरम्मत करे, कमरों का रंग रोगन बदले, यहां तक कि कोई नया कमरा भी जोड़ दे, लेकिन उसे घर की नींव के खंभों को तोड़ने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर नींव ही हिल गई तो पूरा घर ही ढह जाएगा। और जानते हैं ये फैसला कितना करीबी था? 13 जजों की बेंच थी और फैसला आया 7-6 से। सोचिए जरा, सिर्फ एक जज के वोट ने भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय कर दिया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लम्हा कितना तनाव भरा और कितना ज्यादा ऐतिहासिक रहा होगा। तो सवाल ये है कि इस केस का आज क्या महत्व है? क्यों आज भी इतने सालों बाद हम केशवानंद भारती केस को याद करते हैं? चलिए इसकी विरासत को समझते हैं। देखिए, इस एक फैसले ने 3 बहुत बड़ी बातें हमेशा के लिए साफ कर दी। पहली, संसद की शक्ति असीमित नहीं है, उस पर भी एक सीमा है। दूसरी, भारत में कोई सरकार या कोई संस्था नहीं, बल्कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। और तीसरी, न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें ही संविधान की अंतिम रक्षक हैं, वो एक चेक और बैलेंस का काम करती हैं। और आखिर में ये केस हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है कि असली ताकत किसमें है? क्या लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों में, यानी संसद में, या फिर उन मूल सिद्धांतों में जिन पर इस देश की नींव रखी गई है, यानी हमारे संविधान में? ये वो बहस है जिसे केशवानंद भारती केस ने एक नई दिशा दी, और ये बहस आज भी हमारे लोकतंत्र की आत्मा को जिंदा रखे हुए है। Thank you for watching Class Max. Please subscribe, like, comment and share.